Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of physiotherapy clinics. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एसिटाबुलर फ्रैक्चर के कॉजेस, साइन एंड सिम्टम, रिस्क फैक्टर्स, प्रिवेंशन, कुछ कॉम्प्लिकेशंस और फिर हम देखेंगे कि एसिटाबुलर फ्रैक्चर को डायग्नोस कैसे किया जा सकता है। और अपने अगले वीडियो में या अपने हम अगले पार्ट में ये हम बात करेंगे कि उसको ट्रीट कैसे करना है या उसमें क्या फिजियोथेरेपेटिक इंटरवेंशंस को यूज किया जा सकता है। एसिटाबुलर फ्रैक्चर बेसिकली एक स्ट्रेस फ्रैक्चर टाइप के होते हैं। सो अगर हम स्ट्रेस फ्रैक्चर्स की बात करें और जैसा हमने देखा कि पिछले अपने वीडियो में जिसमें हमने बात किया कि फ्रैक्चर बेसिकली तब होता है जब किसी एक बोन की कंटिन्यूटी में कोई ब्रेक हो जाता है, यानी कि बोन बीच से ब्रेक होती है, जो कि डिफरेंट टाइप हमने देखे। कम्युनिटेड फ्रैक्चर देखे, हमने ट्रांसवर्स फ्रैक्चर देखा, हमने हेयर लाइन फ्रैक्चर्स देखे, ऑब्लिक फ्रैक्चर्स। सो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स भी उनका एक टाइप है। स्ट्रेस फ्रैक्चर्स बेसिकली जैसा हमने बात किया था कि तब होता है जब कोई रिपीटेड स्ट्रेस पड़ता है हमारी बोन। सो स्ट्रेस फ्रैक्चर कॉमनली अगर हम बात करें तो सेडेंट्री पीपल, यानी कि जिनकी लाइफस्टाइल बहुत ही सेडेंट्री है और उस सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण उनका जो बॉडी वेट है बहुत एक्सेस है। और फिर जब वो कोई एक एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं या सडनली कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, तब स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होने का उनका जो रिस्क होता है वो ज्यादा होता है। सो बेसिकली एक अगर ओबीज पर्सन है जिसका बीएमआई 25 से ज्यादा है या उसका बीएमआई 30 से ज्यादा है, सो अगर वो सडनली एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते और उनकी बोन्स अगर वीक है, फ्रेजाइल है, तो ऐसे केसेस में या ऐसे लोगों में ये देखा जाता है कि उनकी बोन्स बॉडी का उतना वेट बेयर नहीं कर पाती, जिसके कारण उनमें ये फ्रैक्चर होने की जो प्रेवलेंस है वो ज्यादा देखने को मिलती। वहीं ये फ्रैक्चर्स बेसिकली एथलीट्स में भी देखने को मिलते, जैसे हाई वॉल्यूम या हाई इम्पैक्ट ट्रेनिंग, जैसे रनिंग है, जंपिंग है। सो ऐसे एक्सरसाइजेस या ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने वाले एथलीट्स में भी स्ट्रेस फ्रैक्चर्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। हाई वॉल्यूम या हाई इम्पैक्ट ट्रेनिंग करते समय अगर पोस्चर का सही ध्यान नहीं रखा गया, जैसा हम जानते हैं कि अगर हमें स्पोर्ट्स इंजरी से बचना है तो सबसे बेसिक चीज है कि प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर टेक्निक और एक्सरसाइज करने से पहले एक प्रॉपर वार्म अप सेशन होना बहुत जरूरी है। सो अगर वार्म अप सेशन सही है तो हमारी जो मसल्स है जो अल्टीमेटली हमारे बोन्स को सपोर्ट करती हैं, उन्हें फर्मली होल्ड करके रखती हैं, सो उनमें एक ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो इंक्रीज होता है। सो उस ब्लड सर्कुलेशन के इंक्रीज होने से मसल्स हमारी एक्टिव हो जाती है और फिर हाई स्ट्रेनियस एक्टिविटीज के लिए वो रेडी हो जाते हैं। सो अगर हम स्ट्रेस फ्रैक्चर्स से रिलेटेड हम बात करें तो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स अगर गलत ट्रेनिंग की गई है या बहुत हाई इम्पैक्ट ट्रेनिंग की गई है तो ऐसे एथलीट्स में देखने को बहुत कॉमनली मिलता है। जो आर्मी सोल्जर्स होते हैं, जो जो लॉन्ग डिस्टेंस की मार्चिंग करते हैं, जैसे उनमें पीटी होती है, मार्च पास्ट होती है। सो ऐसे लोगों में या ऐसे प्रोफेशन वाले
लोगों में, जो आर्मी में है, जो सोल्जर है, तो उनमें भी ये देखा जाता है कि स्ट्रेस फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन होता है। जैसा मैंने भी बात किया कि जब हम प्रॉपर वार्म अप नहीं करते तो हमारी जो मसल है, या हमारे, अगर हम प्रॉपर कूल डाउन सेशन नहीं करते तो मसल सोरनेस बढ़ती है, और हमारी जो मसल है वो फटीग बड़ी जल्दी होती है। सो फटीग होने का मतलब है कि उनमें जो लैक्टिक एसिड डिपोजिशन है वो बढ़ जाता है। सो मसल फटीग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे स्ट्रेस फ्रैक्चर्स में, स्पेसिफिकली अगर हम रनर्स की बात करें। और क्योंकि हर स्ट्राइड के साथ एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है, यानी हर स्टेप के साथ एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है, जो हमारे सोल, फुट के सोल से स्टार्ट होकर के नीज और हमारे अल्टीमेटली हमारे हिप, पेल्विस में वो एग्जर्ट होते हैं, या वो फोर्स का इम्पैक्ट आता है। सो इसीलिए ये भी देखा जाता है कि रनर्स में, रनर्स नी यानी कि नी पेन देखने को ज्यादा मिलता है, क्योंकि उनमें जो स्ट्रेन होता है वो ज्यादा होता है। इसलिए अब ऐसे स्ट्रेन को अवॉइड करने के लिए प्रॉपर फुटवेयर, प्रॉपर ट्रेनिंग स्किल्स और प्रॉपर टेक्निक्स का यूज करना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रॉपर फुटवेयर या प्रॉपर टेक्निक को यूज कर रहे हैं, तो हम अगर रैपिड एक्सिलरेशन कर रहे हैं, या जो हमारा एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है उनका सही से एब्जॉर्प्शन होता है, और एनर्जी का सही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बेसिकली जैसे हमारे शूज एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं, सो उसी तरीके से हमारी जो मसल्स, हमारे जो बोन्स, वो भी एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। सो अगर हमारे लोअर लिम्ब की मसल्स बहुत जल्दी फटीग हो रही है, या उनमें शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी या एबिलिटी खत्म हो रही है, तो ऐसे बोन्स, सो ऐसे लोगों में, या जो लोग, इन मसल्स में बोन को सपोर्ट करने की एबिलिटी अल्टीमेटली कम हो जाती है, जिससे जो बोन है वो वीक होने लगते हैं, फ्रेजाइल होने लगती है, और उस फ्रेजिलिटी के साथ साथ वो वहाँ वहाँ पे स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होने की जो चीजें हैं वो बढ़ जाती है। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है बोन में, वैसे वैसे हमारा जो रिस्क होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर का वो भी बढ़ जाता है। अगर किसी को पहले से ही कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर की हिस्ट्री रही है, या कोई ऐसा रिस्क फैक्टर रहा है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, जैसे कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या जिनके प्रेजेंस में स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर किसी को पहले से कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर या लोअर लिम्ब के फ्रैक्चर की हिस्ट्री रही, टिबिया शाफ्ट या एक्सटर्नल रोटेशन ज्यादा हुआ है,
ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है या पेस्कैवस है, सो ऐसे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स अगर किसी को पहले से रहे हैं तो उनमें स्ट्रेस फ्रैक्चर्स ज्यादा होते हैं या उनमें स्ट्रेस फ्रैक्चर के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा रहते हैं। अगर मैं ऑस्टियोपीनिया की बात करूं, सो ऑस्टियोपीनिया में बेसिकली हमारे जो बोन्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं और बोन्स हमारे एक तरह की हम बोन लूज करने लगते हैं, बोन लॉस होने लगता है, उनकी जो डेंसिटी होती है वो कम होने लगती है। जैसे जब एजिंग की प्रोसेस में, जैसे जब एज आगे बढ़ती है 50 एबव 60 एबव, सो हम जानते हैं कि हमारे में हमारे जो बोन में रीजनरेशन होता है, जो फॉर्मेशन होता है और साथ ही बोन का हमारे री एब्जॉर्प्शन भी होता है। सो अगर बोन का न्यू न्यू फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है और एब्जॉर्प्शन ज्यादा है या डैमेज ज्यादा है, तो हम ऐसी कंडीशन को ऑस्टियोपीनिया कहते हैं, जो कि कई बार एज, अक्सर ये एज रिलेटेड होती है। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली हमारे बोन मिनरल डेंसिटी का डिक्रीज होना होता है, यानी कि अगर हमारी जो विटामिन डी है, हमारा बोन की जो स्ट्रेंथ है वो कम है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स कहते हैं। ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स की जो बोन होती है बहुत ही फ्रेजाइल और बहुत ही वीक होती है, इसलिए ऐसे पेशेंट्स को हमेशा एडवाइस किया जाता है कि वो एक्स्ट्रा केयर रखें, वो किसी भी स्लीपरी सरफेस में एक्स्ट्रा केयर रखें और साथ ही अच्छे फुटवेयर्स और अच्छे स्लीपर्स का इस्तेमाल करें, सो दैट उनमें, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी स्लिप होते हैं तो उनमें जो फ्रैक्चर के चांस होता है वो ज्यादा हो जाता है। पेस्कैवस बेसिकली हमारे फुट के आर्चेस की कंडीशन, यानी कि अगर हमारे हाई आर्च है तो हमारा जो सोल होता है उसमें जो वेट बियरिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, और अगर हमारी सोल ऑफ द फुट जो है वो, उनमें आर्चेस अनस्टेबल है या एबनॉर्मल है, तो अल्टीमेटली उनका असर हमारे एसिटाबुलम, हमारे हिप, हमारे नीज के थ्रू होते हुए हमारे हिप पे पड़ता है, क्योंकि फिर हमारा अपर बॉडी का ऑलरेडी जो वेट बियरिंग है वो हमारे हिप है, और फिर हमारे लोअर बॉडी से भी एक्स्ट्रा शॉक हमारे हिप्स पे आने लगता है, जो एक तरह से प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स की तरह काम करते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर्स के लिए। पोटेंशियल कॉजेज अगर हम बात करें तो अगर हम मसल कॉन्ट्रैक्शन में ओवरलोड, यानी कि मसल ओवरलोडिंग हो रही है, एमेनोरिया यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर यह किसी भी अल्टर्ड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी हमारी जो बोन है उसमें जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो एबनॉर्मल है, वो प्रॉपर नहीं है, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स में किसी तरह का भी चेंज आना, जैसे कि कंक्रीट टू ग्रास, जब हम कंक्रीट सरफेस पे हम कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं या हम कोई भी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज जैसे जंपिंग, रनिंग, ये सब चीजें परफॉर्म करते हैं, तो उस समय हमारे जो जॉइंट्स है उनमें स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है, इसीलिए हमेशा एडवाइस किया जाता है कि या तो आप बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट सोल वाले शूज प्रेफर करें, और उसी के साथ साथ अगर ग्रास या एक सॉफ्ट सरफेस, इवन सरफेस पे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें। अनइवन सरफेस, कंक्रीट सरफेस से हमारा जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है उसमें चेंज हो जाता है, और अगर हमारे रेडिमिक परफॉर्मेंस चेंज, यानी कि हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें रेपिटेटिव चेंज होता है परफॉर्मेंस का, सो उससे भी हमारा जो हम लोड और स्ट्रेन जो कर्व हमारा होता है उसमें जो समेशन पॉइंट होता है वो भी हमारा हाई होने लगता है। सो बेसिकली हमारा जो स्ट्रेन है, हमारा जो स्ट्रेस है वो
पड़ने लगता है हमारी बोन्स पे और हमारे मसल्स पे। इसके कारण जब हमें एमनोरिया है या मसल कॉन्ट्रैक्शन का ओवरलोडिंग है या मसल फटीग बहुत ज्यादा है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, तो ऐसे केसेस में हमारी बोन्स, हमारे मसल्स, इन सब में एक्सेसिव स्ट्रेस पड़ता है। इस एक्सेसिव स्ट्रेस के कारण एसिटाबुलर फ्रैक्चर या फिर अदर टाइप ऑफ जो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होते हैं वो बहुत ही प्रिवलेंट भी हो जाते हैं। सबसे कॉमन कॉजेज में हम सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड कॉजेज, यानी कि स्पोर्ट्स ऐसे एक्टिविटीज जो हमारे स्पोर्ट्स में हम करते हैं और उनमें ऐसे क्या कॉजेज, कॉमन कॉजेज होते हैं जिनके कारण स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। सबसे पहला जो कॉमन कॉज है वो है हमारा ओवर ट्रेनिंग। हमारे मसल्स में अगर लैक्टिक एसिड डिपोजिशन ज्यादा हो गया, मसल्स फटीग हो गई, उसके बाद भी अगर कोई रिपीटेड ट्रेनिंग किए जा रहा है, यानी कि एक्सेसिव ट्रेनिंग किए जा रहा है और उसके बाद उसका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं, तो ऐसे केसेस में मसल इम्बैलेंस के साथ साथ हमारे जो बोन्स है उनमें जो स्ट्रेस पॉइंट्स है उनमें वेरिएशन आता है। इस वेरिएशन के कारण स्ट्रेस फ्रैक्चर्स प्रिवलेंस हमेशा बढ़ जाती है। इसलिए ट्रेनिंग हमेशा एक प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर कोच के अंदर ही करना चाहिए। अगर किसी को पहले से कोई इंजरी रही है या पहले कोई इलनेस रहा, उसके बावजूद वो उसी एक्टिविटी में पूरा रिहैबिलिटेशन प्रोसेस, ये पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस को स्टार्ट किए बिना या कंप्लीट किए बिना ये वापस अपनी एक्टिविटीज में अगर आ जाते हैं जिसमें उनकी हीलिंग प्रोसेस प्रॉपर नहीं हुई है, मसल्स जो वीक थी उनकी प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग नहीं हुई है, लिगामेंट्स का प्रॉपर रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ है, टेंडन्स प्रॉपर रिहैबिलिटेट नहीं हुए हैं, तो ऐसे केसेस में उनमें स्ट्रेस फ्रैक्चर्स रीअकर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस नेग्लिजेंसी के कारण जो एथलीट कंपटीशन में 3 महीने में वापस आ सकता था, उसे अब हो सकता है कि 6 महीने या साल भर भी लग जाए। सो अगर किसी को किसी तरह की कोई इंजरी है, तो उस इंजरी के प्रॉपर रिहैबिलिटेशन, प्रॉपर ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजीज, इनको यूज करके प्रॉपर रेस्ट ड्यूरेशन के बाद ही एक्टिविटीज को रिज्यूम करनी चाहिए। अक्सर स्पोर्ट्स इवेंट्स में अगर कोई भी एथलीट एक स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट है और वो अपना स्पोर्ट्स इवेंट चेंज करते रहते हैं, वो अपनी एक्टिविटीज चेंज करते रहते हैं, और जो जिसमें उन्होंने स्विच किया है उसमें अगर उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, तो उस इम्प्रॉपर ट्रेनिंग के कारण, मसल इम्बैलेंसेस के कारण, क्योंकि हर इवेंट में, हर एक्सरसाइज में डिफरेंट मसल ग्रुप्स का रोल होता है। तो अगर हम एक चीज के लिए ट्रेन है लेकिन हम उसे छोड़ के हम कोई नई चीज ट्राई करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें प्रॉपर ट्रेनिंग या प्रॉपर एक
डिसिप्लिन ट्रेनिंग के साथ साथ डिसिप्लिन न्यूट्रिशन और डिसिप्लिन गाइडेंस के अंडर में करने के बाद ही हमें सेकंड इवेंट में स्विच होना चाहिए। किसी भी इनिशियल ट्रेनिंग यानी कि ट्रेनिंग का जो इनिशियल पीरियड होता है उसे अगर हम बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, हम प्रॉपर ड्यूरेशन या प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं हमारे एजुकेशन में, किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट को खेलने से पहले या स्पोर्ट्स इवेंट में इन्वॉल्व होने से पहले उस स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार हो सकता है कि उसके साथ वो कोच अवेलेबल ना हो, तब उसे अगर पूरी जानकारी है, पूरा उसे रिहैबिलिटेशन टेक्निक पता है, वार्म अप एक्सरसाइजेस पूरी वो उसे पता है, कब कौन सी वार्म अप करना है, कब कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, कब हमें ट्रेनिंग एक कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होना है। सो अगर ये पता है तो हम ऐसे स्ट्रेस फ्रैक्चर्स को अवॉइड कर सकते हैं या इन स्ट्रेस फ्रैक्चर्स को हम आने से रोक सकते हैं। चेंजिंग हैबिट या एनवायरमेंटल कंडीशन, एनवायरमेंटल लाइक ट्रेनिंग शूज या सरफेस, जैसा हमने पिछले स्लाइड में बात किया कि अगर जब हम कंक्रीट से ग्रास में जाते हैं या हम जब कंक्रीट में एक्सरसाइज कर रहे थे, उसके बाद अगर हम सडनली ग्रास में एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स होता है वो भी चेंज होता है। इस फ्रीक्वेंट चेंज के कारण भी हमारे मसल्स और हमारे बोन में एक्सेसिव स्ट्रेस पड़ता है, और इस स्ट्रेस पड़ने के कारण या हमारे जो स्ट्रेस पॉइंट है उनमें फ्रीक्वेंट वेरिएशन आने के कारण स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। स्पोर्ट्स जैसे एक्टिविटीज में परफॉर्म करने से पहले जो हम चीजें गलती करते हैं तो उनसे हमें स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो सकता है। उसी के साथ साथ बायोमैकेनिकल इनएफिशिएंसीज के कारण भी स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। जैसे अगर किसी के आर्चेस ज्यादा डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है या आर्चेस में ज्यादा एक एबनॉर्मेलिटी, बॉडी मैकेनिक्स सही नहीं है, ये गेट डिस्टर्बेंस है, यानी कि चलने का जो तरीका है वो गलत है या अलग है। सो इस ऐसी कंडीशन जिसे हम बायोमेकेनिक इनएफिशिएंसी कह सकते हैं, सो इस इन कंडीशंस के कारण भी स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। जब भी हम वॉक करते हैं या रनिंग जैसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं तो उसकी भी एक प्रॉपर बायोमैकेनिकल प्रोसेस होता है। उस बायोमैकेनिकल प्रोसेस या उस बायोमैकेनिकल चेन, एक काइनेमेटिक चेन के अगेंस्ट अगर हम काम करते हैं या हम रनिंग जैसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, बहुत फास्ट वॉक करते हैं, फिर भी हम एक प्रॉपर टेक्निक यूज नहीं करते हैं,
तो हमारे जो इस जो बायोमैकेनिकल इनएफिशिएंसी है के कारण स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। मसल टाइटनेस या मसल स्टिफनेस, स्पेसिफिकली अगर हमारे हिप की मसल टाइट है, ग्रोइन की मसल्स टाइट है, तो हमारे अगर हिप फ्लेक्सार से एक्सटेंसार या रोटेटर ये अगर टाइट है और हम कोई रिपीटेटिव एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे उनमें एक्सेसिव और स्टिफनेस बढ़ रही है, हम प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से पहले, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होने से पहले प्रॉपर स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर स्ट्रेचिंग होते हैं जो मसल फाइबर्स प्रॉपरली इलांगेट होते हैं, उस इलांगेशन और शॉर्टनिंग के जो प्रोसेस है जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कहते हैं, सो उस प्रोसेस में अगर मसल्स एक्टिव है तो उनमें टाइटनेस या स्टिफनेस नहीं होती, इसीलिए प्रॉपर स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है। और हिप्स, ग्रोइन और बटक्स की मसल्स को प्रॉपरली ट्रेन करना भी जरूरी है। मस्कुलर इम्बैलेंस, जैसा मैंने पिछले स्लाइड्स में भी बात किया कि अगर हम गलत टेक्निक को यूज कर रहे हैं, गलत ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स यूज कर रहे हैं, तो मस्कुलर इम्बैलेंस हो सकता है। लेग लेंथ डिफरेंसेस, कई बार कुछ लोगों में या प्रायर पहले किसी इंजरी के कारण या फ्रैक्चर के कारण दोनों लिम्ब में एक डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल सकती है, माइन्यूट से माइन्यूट डिस्क्रिपेंसी हो सकती है। उस डिस्क्रिपेंसी के कारण जो गेट भी होता है वो चेंज हो जाता है, और उस डिफरेंस के साथ साथ वहां पे एक हिप हाइकिंग जैसी चीजें हमें देखने को मिल सकती है। उस हिप हाइकिंग के कारण एक तरफ के लिम्ब में ज्यादा स्ट्रेन पड़ने लगता है या उस तरफ ज्यादा वेट बेयरिंग होने लगती है। उस वेट बेयरिंग के कारण या उस स्ट्रेस के कारण स्ट्रेस फ्रैक्चर्स ज्यादा प्रिवलेंट हो जाते हैं। अभी तक हमने बात किया कॉजेस के बारे में कि किन कॉजेस के कारण स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो सकते हैं या किन कॉजेस के कारण एसिटाबुलम फ्रैक्चर, हिप फ्रैक्चर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में कि क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनसे चांसेस बढ़ जाते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर्स डेवलप करने में या स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होने में। सो बेसिकली जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको दो तरह से डिवाइड किया जाता है या कैटेगराइज किया जाता है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। सो एक्सट्रिंसिक ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे बॉडी के बाहर हो रहे हैं, जिसे हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स कह सकते हैं। सो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जैसे कि हमारा सरफेस है, या हम किस ट्रैक में एक्टिविटी कर रहे हैं, या हमारी टेक्निक कैसी, सो ये सब हमारे एक्सट्रिंसिक फैक्टर। सो अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की, सो इसमें अगर हम इनकरेक्ट ट्रेनिंग प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं या इनकरेक्ट स्पोर्ट्स टेक्निक यूज कर रहे हैं, सो हमें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स के बारे में जानना और
इनसे ही हमारे जो प्रोग्रेशन है ट्रेनिंग में लाना ये जरूरी है। अगर हम इनकरेक्ट ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स यूज करते हैं या प्रॉपर फॉर्म या प्रॉपर टेक्निक नहीं यूज करते हैं तो हमें एंकल इंजरी, नी इंजरी के साथ साथ फ्रैक्चर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा रैपिड ट्रेनिंग कर रहे हैं या बहुत हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग कर रहे हैं या एक ऐसी ट्रेनिंग कर रहे हैं जिससे उनका जो एक्टिविटी लेवल है वो सडन चेंज हो रहा है, जिसमें सडन अपने एक्टिविटी लेवल को चेंज कर रहे हैं, सो ऐसे लोगों में जो एक बिना किसी ग्रेजुअल ब्रेक पीरियड के या प्रॉपर रेस्ट के अपने एक्टिविटी लेवल इंक्रीज करते जाते हैं या चेंज करते जाते हैं, तो ऐसे लोगों में भी स्ट्रेस फ्रैक्चर्स का रिस्क ज्यादा होता है। चेंजिंग द सरफेस, जैसा कि मैंने पहले भी बात किया कि जब हम कंक्रीट सरफेस से हम ग्रास सरफेस पर जाते हैं या ग्रास सरफेस से हम कंक्रीट सरफेस में आते हैं तो हमारे जो GFR ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है उसमें भी चेंज आता है, जिस चेंज के कारण मसल इम्बैलेंसेस होते हैं, हमारे बोन्स के जो स्ट्रेस पॉइंट्स हैं उनमें चेंज होता है और उस चेंज के कारण वहां पे स्ट्रेस ज्यादा पड़ने लगता है हमारे मेजर जॉइंट्स में। जैसे हम हमारे एंकल है, हमारे नी है और हमारे हिप। तो जैसे हिप और नी हमारे वेट बियरिंग जॉइंट्स है, हमारे एंकल वेट बियरिंग जॉइंट्स है, बॉडी का वेट बियर कर रहे हैं। सो उनमें अगर स्ट्रेस बार बार पड़ता है और ज्यादा पड़ता है तो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स ऑब्वियसली हो सकते हैं। अगर हम किसी स्लोप सरफेस में रनिंग कर रहे हैं या हम किसी रोड में रन कर रहे हैं जहाँ पे एक स्लोप है, ऑल्दो वहाँ कैलोरी बर्न ज्यादा होगी, लेकिन वो सरफेस हमारा प्रॉपर सरफेस नहीं होता क्योंकि उससे हमारे जो वेट बियरिंग जॉइंट्स है उनमें एक्सेसिव स्ट्रेस पड़ने लगता है। अगर हम पुअर इक्विपमेंट या इन प्रॉपर फुटवेयर यूज कर रहे हैं, जैसे कि जो हमारे बॉडी के बाहर की चीजें जैसे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, तो हमें अगर किसी भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं प्रॉपर, हमें उसकी इक्विपमेंट्स के बारे में जानना है, उनको प्रॉपर यूज करने के टेक्निक्स के बारे में जानना है, हमें प्रॉपर फुटवेयर में इन्वेस्ट करना है। अगर हम कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई रनिंग जैसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो उसमें प्रॉपर फुटवेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो उससे अगर फुटवेयर हमारे प्रॉपर है तो ऑब्वियसली जो शॉक एब्जॉर्बिंग एबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। इस शॉक एब्जॉर्बिंग एबिलिटी के कारण या इस चीजों के कारण वहां पे एक प्रॉपर बैलेंस बना रहता है हमारे मसल्स में। अगर शूज कटे हैं या फटे हैं या उनमें प्रॉपर ग्रिपिंग नहीं है तो उस इम्प्रॉपर ग्रिपिंग के कारण वहां पे एक इम्बैलेंसेस क्रिएट होना शुरू होते हैं। जनरली अगर हम बात करें रिपीटेटिव एक्टिविटीज में जो हाई स्ट्रेस या हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं, तो उसमें जैसे कि हमारे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, जिसमें हमारी टिबिया और हमारे हिप पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, बास्केटबॉल, टेनिस, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स, जिम्नास्टिक्स,
और हमारे जो डांसिंग, जिसमें हमारे फिट और लो बैक, सो इनमें हमारे स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है हमारे मेजर जॉइंट्स में। बास्केटबॉल, टेनिस में बहुत फ्रिक्वेंट डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत पड़ती है। डांसिंग में भी बहुत फ्रिक्वेंट चेंज होता है डायरेक्शन का। सो जब डायरेक्शन का चेंज होता है तो पूरा हमारा काइनेमेटिक चेंज होता है, और उसी के साथ साथ हमारी जो बायोमैकेनिकल चेंज है वो भी आते हैं। अगर उससे हमारे मसल्स जल्दी से कोप अप नहीं करते हैं तो उनमें या तो टीयर भी हो सकता है, और उसी के साथ साथ अगर हमारे जो स्ट्रेस पॉइंट्स हैं वो प्रॉपरली नहीं बियर कर पाते तो बोन का फ्रैक्चर हो सकता है। अल्टीमेटली हमारे जो मेजर वेट बियरिंग जॉइंट्स हैं उनमें स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन हमारा हमेशा एक हैंड इन हैंड चलता है, यानी कि एक दूसरे के बिना अधूरे। और स्पेसिफिकली न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस हमेशा ज्यादा होता है। सो अगर कोई इनएडिक्वेट कैलोरी इनटेक कर रहा है और हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग कर रहा है तो उसकी बॉडी हमेशा कैलोरी डेफिसिट रहती है, और उसकी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं हो पाती जितने वो स्पेंड कर रहा है, या जितना वो एनर्जी हमारे बॉडी से वो जितनी कैलोरीज वो बर्न कर रहा है। तो इसके लिए एक प्रॉपर डाइट होना या प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट होना बहुत इम्पोर्टेंट, जिसमें हमारे हर मल्टी विटामिन्स, हमारे मिनरल्स, हमारे जो मैक्रो है, हमारे माइक्रोज है, इनका एक प्रॉपर केयर के साथ एक डाइट प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। अगर हम लो विटामिन डी लेवल है या हमारे में बॉडी में विटामिन डी लेवल लो, तो हमारे जो बोन्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस में होता है। सो लो विटामिन डी लेवल होने के कारण या बोन्स के फ्रेजाइल होने के कारण या बोन्स के वीक होने के कारण उनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो एक अपने होल्ड पे नहीं रह पाते और वो अल्टीमेटली ब्रेक हो जाते हैं। सो यही होता है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस में। वहाँ और ओस्टियोपेनिया में जैसे रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होने लगता है, फॉर्मेशन नहीं होता नए बोन का लेकिन रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। सो इसलिए एक प्रॉपर डाइट होना बहुत जरूरी है। हमें रेस्ट ड्यूरेशन, यानी हमारे बॉडी के लिए रेस्ट और रिकवरी भी बहुत इम्पोर्टेंट। नॉर्मल 7 to 8 आवर्स की स्लीप, अच्छी हाइड्रेशन, अच्छा डाइट और एक प्रॉपर रेस्ट। और जब हम रेस्ट करते हैं हमारे बॉडी में एटीपी डेवलप होती है, हमारी एनर्जी स्टोरेज बढ़ता है, फिर हमारी मसल्स और रिकवर होती है, और उस मसल्स रिकवरी के साथ साथ मसल्स ग्रो होती है जब इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाता है। सो एक अगर कोई पूरे साल भर किसी भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है बिना किसी ब्रेक के, तो ऐसे लोगों में स्ट्रेस फ्रैक्चर्स ज्यादा देखे जाते हैं। इसलिए प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर रिकवरी टाइम हमेशा अपनी बॉडी को देना चाहिए। उसी तभी हमें किसी भी स्पोर्ट्स में अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे कुछ हमारे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या जिनमें अगर ये चीजें हैं तो उनमें रिस्क ज्यादा होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर या एसिटाबुलम फ्रैक्चर्स। अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक फैक्टर्स बेसिकली ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी एथलीट से रिलेटेड होते हैं या एक पेशेंट से रिलेटेड होते हैं, और वो किसी
बाहरी चीजों से उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो इन फैक्टर्स की अगर हम एक एक करके बात करते हैं, सबसे पहला एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बोन्स हमारी वीक होती है। अगर प्रॉपर डाइट मेंटेन की गई है तो भी कुछ ऐसे डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं जिनके कारण बोन्स हमारी वीक होना स्टार्ट होती है। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपीनिया है। सो ओल्डर एथलीट्स में हमेशा ये चांस ज्यादा होता है कि उनमें स्ट्रेस फ्रैक्चर्स देखने को मिले। अगर बोन्स ऑलरेडी वीक है, बोन्स ऑलरेडी बहुत फ्रेजाइल है, एथलीट ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोटिक है, तो ऐसे लोगों में ये ज्यादा चांस है कि उनके बोन्स बहुत इजीली, एक नॉर्मल सा ट्विस्ट मूवमेंट भी उनके बोन्स को फ्रैक्चर कर सकता है, कंपेयर टू उनके जिनकी बोन्स हेल्दी है, जिनकी अच्छी डाइट है, वो अपने बोन्स का प्रॉपर केयर करते हैं, कैल्शियम रिच फूड्स लेते हैं, कैल्शियम रिच सप्लीमेंट्स लेते हैं। सो अगर ये वो करते हैं या ऐसी डाइट में है तो उनकी बोन्स हेल्दी रहती है या ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता। तो उनमें जो रिस्क फैक्टर होता है वो सबसे कम होता है, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत डीजेनरेटिव चेंज हो जाए। दूसरा हमारा वेट। वेट जनरली हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण बढ़ता है, जिससे हमारा बीएमआई होता है। लेकिन अगर किसी का वेट बहुत लो है या अंडर वेट है और तो उसकी बोन्स अगर बहुत वीक है, या किसी की बोन बहुत वीक है लेकिन उसके बीएमआई बहुत ज्यादा है, तो उसके में एक स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है, क्योंकि उसके बोन में ज्यादा वेट बियर करने की जरूरत पड़ती है। अगर अंडर वेट है तो उसकी बोन्स कई बार वीक हो सकती है। उस वीक बोन के कारण जब वो, और उन्हीं वीक बोन्स के साथ वो एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं या हाई रेपिटेटिव स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, तब ऐसे लोगों में स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एनाटॉमी। सो बेसिक एनाटॉमी, जैसे कि अगर किसी के आर्चेस प्रॉपरली डेवलप नहीं है, या उनका जो फुट है वो प्रॉपरली स्ट्राइक नहीं करता है ग्राउंड को, या उनमें कोई और फुट प्रॉब्लम है जैसे यूनियन है, ब्लिस्टर है, या इकाइलिस टेंडनाइटिस है, तो ऐसे लोगों में क्योंकि उनकी मसल में इम्बैलेंस होता है तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो कम होती है, और अल्टीमेटली उनकी मसल्स जो होती हैं वो वीक होती है। सो इन फैक्टर्स के कारण, इन एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज के कारण भी स्ट्रेस फ्रैक्चर का जो रिस्क होता है वो ज्यादा होता है। सेक्स या जेंडर। सो फीमेल में अक्सर ये देखा जाता है कि जिनमें उन जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है या एमनोरिया है, या उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट, तो ऐसे फीमेल्स वो ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा होती है, या उनमें ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा होता है। सो ऐसे फीमेल्स में रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, या रिस्क ज्यादा होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर्स का। सो फीमेल्स को एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत होती है अपने बोन हेल्थ। कोई मेडिकल कंडीशन है, अगर किसी को पहले से ऑस्टियोपोरोसिस है, या उसे कोई और दूसरी ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिससे उसकी बोन डेंसिटी कम हो रही, सो उस बोन डेंसिटी के कम होने से वहाँ की जो बोन है वो, हमारे एंटायर बॉडी की जो बोन होती है वीक होती है, और फिर धीरे धीरे जो कैल्शियम लेवल होता है वो भी डिप्लीट होने लगता है।
इस डिप्लीटेड कंडीशन में अगर कोई एक नॉर्मल सा ट्विस्टिंग मूवमेंट करता है या जर्की मूवमेंट करता है तो भी उसे फ्रैक्चर हो सकता है। सो एक अगर वीक या सॉफ्ट बोन्स है तो वो हो सकता है वो हमारी जो एक्टिविटी में जो चेंज आया है उसे बियर ना कर पाए और अल्टीमेटली वो फ्रैक्चर हो सकती है। रिस्क फैक्टर्स और कॉजेस के बाद अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। बेसिकली अगर हम स्ट्रेस फ्रैक्चर्स के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो पेन, स्वेलिंग या एक ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं उस साइट पे जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ होता है। जब भी उसे लोकली एग्जामिन किया जाता है या पाल्पेट किया जाता है तो वहाँ टेंडरनेस या पिन पॉइंट पेन देखने को मिलता है। उस बोनी एग्जामिनेशन या उस बोनी पाल्पेशन में हमें वहाँ पे कोमल सा चीज देखने को मिलेगा, वहाँ पे स्पॉन्जी चीजें देखने को मिल सकती है जिसे हम टेंडरनेस कह सकते हैं। जब भी कोई एक्टिविटी वो स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो वहाँ पेन एग्रीवेट होता है, यानी कि एग्रीवेशन ऑफ पेन का जो फैक्टर होता है वो भी एक्टिविटी होता है। लेकिन अगर वो रेस्ट कर लेता है तो उसके बाद जो पेन होता है वो कम होने लगता है। पेन उसके थ्रू आउट बॉडी प्रेजेंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन उस स्पेसिफिक साइट में या उस स्पेसिफिक लिम्ब में पेन ज्यादा देखने को मिल सकता है। उसका जो पेन स्कोर है वो ज्यादा हो सकता है। और अगर उसे प्रॉपर रेस्ट दे दिया जाए या उसकी एक्टिविटीज को स्टॉप कर दिया जाए तो उसका जो पेन स्कोर होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि वहां पे उसका पेन कम होने लगता है। पेन जनरली अगर रेस्ट के समय भी हो सकता है। जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती है हमारी, एडियल होते हैं यानी हमारी डेली एक्टिविटीज होती है, तो उनमें भी कई बार पेन फील हो सकता है। अगर कोई भी हॉपिंग या हम एक वन लेग मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारे बॉडी का जो वेट शिफ्टिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। उस इम्प्रॉपर वेट शिफ्टिंग के कारण भी पेशेंट को बहुत एक्सेसिव पेन फील हो सकता है। अगर स्ट्रेस फ्रैक्चर्स को अर्ली स्टेज में नहीं ट्रीट किया गया या हम उसके जो पेन है वो सीवियरिटी को हमने नहीं किया, मैनेज नहीं किया गया, उसमें अगर हमने जो भी आउटकम है वो कम, या हमने ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं किया, या हमने रिहैबिलिटेशन प्रोसेस पूरी नहीं की तो इसी में हमें हाई रिस्क डेवलप हो सकता है। और इस हाई रिस्क डेवलप होने के
मेन जो रीजन होता है वो होता है पेन, जो कि पेन की सिवियरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और इससे वहाँ का जो अलाइनमेंट होता है, बोनी अलाइनमेंट, वो भी हमारा बिगड़ने लगता है या खराब होने लगता है। प्रिवेंशन, कॉजेज, साइन और सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर, इनके बाद अब हम देखते हैं इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो जब भी हमें पेन फील हो, तो सबसे पहले हमें उस एक्सरसाइज को स्टॉप कर देना है, या हमें तभी एक्सरसाइज को रिज्यूम करनी है, या हमें तभी उस एक्सरसाइज में या उस इवेंट में वापस आना है जब हम पूरी तरीके से पेन फ्री हो। इसलिए पेन, जनरली लोगों का मानना होता है कि नो पेन नो गेन। अगर हम कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें पेन होगा। अगर 1 से 2 दिन तक है, मसल सोरनेस के कारण है, यानी डोम्स के कारण है, तो वो ठीक है। लेकिन अगर बोनी पेन है या टेंडरनेस भी है, और किसी एक्टिविटी को करने के बाद वो एग्रीवेट हो रही है, सो इट मीन्स कि वहां पे चीजें नॉर्मल नहीं है, और वो चीजें और कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। जितना जल्दी हो सके हमें एक फिजिशियन, हमें ऑर्थोपेडिक, या हमें किसी भी डॉक्टर, नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और जो भी एरिया ऑफ डिस्कम्फर्ट है, जो भी कंसर्न है, वो उन्हें बताना चाहिए। अगर हम किसी स्पोर्ट्स इवेंट में या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम प्रॉपर स्पोर्ट्स गियर या प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को यूज करें। तो प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को यूज करने से ऑलमोस्ट हमारी जो 50% समस्या वो सॉल्व हो जाती है। हमें अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को प्रॉपरली यूज करने का तरीका पता है, हमारे फुटवेयर सही है, अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो हमारे अगर शूज सही है, तो उन शूज के साथ अगर हम करेंगे तो हमारे मसल्स में कोई इम्बैलेंस नहीं है। जनरली अगर कोई 300 माइल्स एक दौड़ गया है अपने एक शूज के साथ, तो उन्हें उसे रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि फिर उनमें उतनी शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी उसके बाद नहीं बचती है जितनी की पहले होती। हमें फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है, हमेशा जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है, फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है, जैसे रनिंग है, स्विमिंग है। सो ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है जिसमें बहुत ज्यादा ग्राउंड रिएक्शन फोर्स ना हो। जैसे अगर हम पहले रनिंग कर रहे थे तो अब हम स्विच कर सकते हैं स्विमिंग में। अगर हम कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कोई नई इवेंट में इन्वॉल्व हुए हैं, तो हमें उसमें जो प्रोग्रेशन है वो ग्रेजुअल रखना है, उसे ग्रेजुअली हमें इंक्रीज करना है। हमें उसकी इंटेंसिटी, हमें ट्रेनिंग की इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, स्पीड, डिस्टेंस, ये सब हमें ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। ये नहीं कि हमने सडन इंक्रीज किया। जब भी हम सडन इंक्रीज करेंगे तब हमें चीजें हमारी चीजें कॉम्प्लिकेट हो सकती है, तब हमें इंजरी का रिस्क ज्यादा होता है। जब भी हम कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करें तो हमें हमेशा ये इंश्योर करना है कि प्रॉपर वार्म अप और प्रॉपर कूल डाउन सेशन हम जरूर करें। जब भी हम वार्म अप करते हैं तो हमारे बॉडी का जो कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ता है। उस कार्डियक आउटपुट के बढ़ने से हमारी बॉडी चार्ज अप हो जाती है, और हम प्रॉपर स्ट्रेचिंग जब करते हैं तो हमारी मसल्स, जो फाइबर है, प्रॉपरली इलांगेट होती है, और वो प्रॉपरली शॉर्टन होती है, या उनमें इलांगेशन शॉर्टनिंग की प्रोसेस प्रॉपर होती है, जिससे उनमें रिपीटेटिव कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। जब हम कूल डाउन सेशन करते हैं तो हमारी जो कार्डियक आउटपुट जो हमारा बढ़ा था, जो हमारा हार्ट रेट बढ़ा था, तो वो धीरे धीरे कम होता है।
अल्टीमेटली हमारी बॉडी कूलिंग फेज में चली जाती है। और जब हम वहां पे स्टैटिक स्ट्रेचेस करते हैं तो हम जो हमारी मसल्स जो जिनमें माइक्रो ट्रॉमा हुआ है, जिनमें ओवर स्ट्रेन पड़ा है, उनको हम प्रॉपरली स्ट्रेच करके, स्टैटिक स्ट्रेचिंग करके उनमें हम इनफ इलोंगेशन कर सकते हैं, सो दैट कि हमें अगले दिन डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस को ना फील करना पड़े। हमें सिर्फ कार्डियो बेस्ड एक्टिविटीज में ही इन्वॉल्व नहीं रहना चाहिए, हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी इन्वॉल्व रहना है, बट एक प्रॉपर केयर और एक प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ और प्रॉपर ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए। सो अगर हमारी मसल्स अर्ली यानी जल्दी फटीग नहीं हो रही है, हम अच्छे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उससे हमारी जो बोन की डेंसिटी है उसे भी इम्प्रूव किया जा सकता है। हमें एक हेल्दी और बैलेंस डाइट लेनी जिसमें माइक्रोज, मैक्रोज, विटामिन, मिनरल्स, एक सब एक कंप्लीट डाइट हो। तो उस कंप्लीट डाइट के साथ साथ हमारी जो हमारे जो भी डेफिशिएंसी होगी वो डेफिशिएंसीज हमारी खत्म हो जाएगी। सो उस डेफिशिएंसी के लिए हमारा जो जैसे हम कैल्शियम है, विटामिन डी है, ये हमें प्रॉपरली लेना है और कोशिश करना है कि कुछ टाइम मॉर्निंग में हम कुछ टाइम सनलाइट में बिताए, सो दैट हमारे जो नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का, उससे हमें विटामिन डी मिल सके। जनरली इसके लिए हमारे जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, डाइटिशियंस होते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं प्रॉपर मील प्लानिंग के लिए या प्रॉपर डाइट प्लानिंग के लिए। अगर कोई भी एक्सरसाइज इंक्रीज करना है या एक्टिविटी इंक्रीज करना है तो हमें डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद ही करना है। और वो ही एक जैसे एक फिजियोथेरेपिस्ट है, सो वो ही आपको रिकमेंड कर सकते हैं कितना वॉल्यूम आप इंक्रीज कर सकते हैं, फिर उससे आगे आप प्रोग्रेशन कितना कर सकते हैं। सो हमें उससे एक हेल्प मिल जाती है कि हमारी मसल इम्बैलेंसेस ना हो, प्रॉपर ट्रेनिंग भी चलती रहे और हम एक प्रॉपर रिजल्ट्स भी अचीव करते रहे। हमेशा हमें अपने बोन हेल्थ को लेकर के बहुत कॉन्शियस रहना है। अगर किसी को पहले हिस्ट्री रही है ऑस्टियोपोरोसिस की तो हमेशा डॉक्टर के टच में रहना है, एक प्रॉपर कंसल्टेशंस करने हैं और हमें अपने डाइट और ट्रीटमेंट को लेकर के बहुत केयरफुल रहना है। अगर पेन या स्वेलिंग हमें वापस आ रही है तो हमें उस एक्टिविटी को स्टॉप करना है और उसके साथ साथ भी हमें प्रॉपर रेस्ट लेना है। और अगर पेन कंटिन्यू हो रहा है या पेन प्रोग्रेसिव नेचर का है, बढ़ता जा रहा है, तो डॉक्टर से जरूर कंसल्टेशन लेना। जो भी हमारे डॉक्टर्स या हमारे फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज प्रोग्राम डिजाइन करते हैं वो हमारे लिए कस्टमाइज्ड होता है। सो उससे हमें रिजल्ट ज्यादा मिलते हैं और साथ ही हमारी जो रिस्क होता है किसी भी इंजरी का वो भी कम से कम होता है। इसलिए हमें हमारे जो डॉक्टर्स के द्वारा जो भी रूल्स, जो भी एडवाइस उनके द्वारा दी गई है उसे हमें फॉलो करना चाहिए और साथ ही अच्छे से अच्छी डाइट हमें फॉलो करना है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट के टच में रहना है और हमें अपने इक्विपमेंट, हमें अपने फुटवेयर का भी प्रॉपर केयर करना है।
अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, सो जनरली कॉम्प्लिकेशंस सर्जरी के बाद आते हैं। अगर हम हिप की बात करें, टोटल हिप रिप्लेसमेंट में कॉम्प्लिकेशंस बाद में आते हैं। सो अगर कोई भी सर्जरी हुई है, सक्सेसफुल सर्जरी है, तो उसके बाद भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन है वो है इन्फेक्शन। ऑल्दो एडवांसमेंट जितना मेडिकल फील्ड में हुआ है, उससे स्टेराइल सर्जिकल टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, बट फिर भी सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। ये इन्फेक्शन जो हमारा इंसिजन है उस सरफेस के आसपास हो सकता है, या हमारे जो सर्जिकल वुंड है उसके डीप लेयर में हो सकता है। सो अगर हमारा सरफेस इन्फेक्शन है तो उसे हम एंटीबायोटिक्स ले करके 1 या 2 वीक में उसे ट्रीट कर सकते हैं। डीपर इन्फेक्शन के लिए और हमारा कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसके लिए हमें हो सकता है कई बार कि एक और सर्जरी की जरूरत पड़ जाए, या हमें उसे उस वुंड की रेगुलर क्लीनिंग करवाने की जरूरत पड़ सकती है, और उसी के साथ साथ एंटीबायोटिक्स के डोज भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। ब्लड क्लॉट, सो बेसिकली मोबिलिटी अगर हमारी सर्जरी के बाद लिमिटेड है, यानी मूवमेंट नहीं है, तो ब्लड क्लॉट जैसी चीजें भी हो सकती है, यानी कि थ्रोम्बोसिस फॉर्म हो सकता है, जिसे हम, या अगर हमारे लंग्स में हो रहा है तो उसे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कह सकते हैं, जो कि कई बार लाइफ थ्रेटनिंग होती है। इसलिए डॉक्टर जनरली ब्लड थिनर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, सो दैट कि ब्लड क्लॉट ना हो। पोस्ट ट्रोमेटिक अर्थराइटिस, इवन कितनी भी एक सक्सेसफुल सर्जरी हो, सो एसिटाबुलर फ्रैक्चर के बाद जो डैमेज हुआ है उसे वापस लाने में टाइम लगता है। तो इस ड्यूरेशन में कई बार डीजेनरेटिव चेंजेस होने लगते हैं। इस डीजेनरेटिव चेंजेस ही अल्टीमेटली अर्थराइटिस में चेंज या डेवलप हो सकते हैं। ओवर द टाइम जो हमारे आर्टिकुलर है, कार्टिलेजेस है, वो भी, हम उनमें भी वेयर या टियर हो सकता है, जिससे वहां पे जो पेन है और जो स्टिफनेस है वो इंक्रीज होने लगता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस को, जो नॉर्मल ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसी से हम उसी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसमें हमारा फिजियोथेरेपी है, वॉकिंग एड्स है, मेडिकेशन है, और बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ इसको हम मैनेज कर सकते हैं। शियाटिक नर्व इंजरी, बेसिकली जो हमारा शियाटिक नर्व है वो हमारा पास होता है हमारे हिप सॉकेट से। सो ये हमारे मोशन, हमारे जो सेंसेशन है फुट के और लेग के, ये कंट्रोल करता है। सो अगर हमारे शियाटिक नर्व ये इंजरी हुई है या किसी तरह का डैमेज हुआ है सर्जरी के बाद, तो हम फुट ड्रॉप जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। हेट्रोट्रोफिक ऑसिफिकेशन, ये एक बहुत ही रेयर प्रॉब्लम है जो कि सर्जरीज के बाद देखने को मिल सकती है, जिसमें एक हमारे मसल्स में बोन का ग्रोथ हो सकता है, या हमारे टेंडन या लिगामेंट्स जो हमारे हिप के अराउंड, हिप सॉकेट के अराउंड है, उसमें हमें कोई बोनी ग्रोथ देखने को, बोनी प्रोजेक्शन देखने को मिल सकते हैं। इसी कंडीशन को हम हेट्रोट्रोफिक ऑसिफिकेशन कहते हैं। जब भी ये होता है तो इससे वहां पे स्टिफनेस हो सकती है, और इसके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है कि इस जो बोनी प्रोजेक्शन है इसे रिमूव किया जा सके। ये वैस्कुलर नेक्रोसिस, तो सर्जरी के बाद अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं है तो उस एरिया में नेक्रोसिस हो सकता है, और नेक्रोसिस के साथ साथ वहाँ पे जो सेल है वो, उनकी सेल डेथ होने लगती है, और वो पेन वहाँ पे ज्यादा होने लगता है।
इंटेंस जो हमारी अर्थराइटिस है वो ज्यादा होती है, जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो भी कम होने लगता है। अल्टीमेटली जो फंक्शनल एक्टिविटीज है उनको भी परफॉर्म कर नहीं पाता है पेशेंट। डायग्नोसिस, अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो एक लोकल एग्जामिनेशन के बाद, अगर हम लोकल एग्जामिनेशन करते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो हमें पेन, हमें टेंडरनेस देखने को मिल सकती है। सो लोकल एग्जामिनेशन या फिजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बाद एक्सरेज या रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशंस को यूज किया जाता है स्ट्रेस फ्रैक्चर्स को डायग्नोस करने के लिए। जनरली स्ट्रेस फ्रैक्चर्स एक्सरेज में बहुत ज्यादा दिखते नहीं या उनमें बहुत ज्यादा एक्सरेज हेल्पफुल नहीं होते, इसलिए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या एमआरआई को ज्यादा हेल्पफुल माना जाता है। उसी के साथ बोन स्कैनिंग को भी ज्यादा हेल्पफुल माना जाता है एसिटाबुलम फ्रैक्चर्स या हिप फ्रैक्चर्स को डायग्नोस करने के लिए। बोन स्कैन बेसिकली यूज किया जाता है स्ट्रेस फ्रैक्चर्स को डायग्नोस करने के लिए, जो फ्रैक्चर्स हमारे एक्सरे में विजिबल नहीं होते। जब भी एक बोन स्कैन होता है तो एक ट्रेसर यानी कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इंजेक्ट किया जाता है ब्लड स्ट्रीम में। जो ट्रेसर होता है वो बोन में कलेक्ट हो जाता है एक जगह, और एक एरिया में वो जाके सेटल हो जाता है। जिस एरिया में सेटल हो गया है उस एरिया को हमें रिपेयर करना होता है। तो जो बेसिकली इस एरिया में स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है वो एक एरिया हमें डार्क कलर देखने को मिलता है। तो अगर हमें कोई एरिया नॉर्मल एरिया, जो हमारे जो स्ट्रेस फ्रैक्चर एरिया होते हैं वहां पे चेंज इन कलर हमें देखने को मिल सकता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जब भी डॉक्टर एक डिटेल इमेज देखना चाहते हैं इंजरी की, तब वो एमआरआई ऑर्डर करते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से एक हम मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो एक्टिव वेव्स और हमारे कंप्यूटर के हेल्प से हम एमआरआई में एक डिटेल इमेज निकाल सकते हैं। इसमें किसी तरह का रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होता, ये एक लेस टाइम टेकिंग होता है, और इससे जो हमारा डायग्नोसिस होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। स्पेसिफिकली अगर हम बोन टिश्यूज की बात करें या हम नर्व न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की बात करें, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ज़्यादा प्रिवलेंट होता है और ज़्यादा वो प्रेफर किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया एसिटाबुलर फ्रैक्चर पर ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।